चलो भाई, जय श्री राम। भारत में लोक प्रशासन PA02 आपके लिए एक ऐसा धांसू मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं ना, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 90% एजिटेड क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। बेनिफिट उसे ही मिलेगा जो बिना स्किप किए मनमुग्न होकर इस वीडियो को पूरा देखेगा, अंत तक देखेगा। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अंदर आपके लिए 2 बोनस पॉइंट है, महा बोनस पॉइंट है, वो मैं आपको वीडियो के बीच के अंदर बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सेक्शन ए के बारे में हम जानेंगे आपके 8 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 8 में से आपको 8 क्वेश्चन एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन का विकास संक्षेप में बताइए। यानी भारतीय लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ वो आपको बताना है। भारत में लोक प्रशासन का विकास 3 चरणों में देखा गया है। कौन कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल। सबसे पहले समझेंगे प्राचीन काल, यानी बहुत पुराने समय में भारतीय लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। मौर्य और गुप्त काल में सुव्यवस्थित प्रशासन, केंद्रीकरण, भूमिका, कर व्यवस्था, दंड नीति और ग्राम पंचायतों की भूमिका प्रमुख थी। दूसरा था मध्यकाल, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में केंद्रित शासन, महसूल व्यवस्था, मान संबंध सेना और न्याय प्रणाली का विकास हुआ था। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता पश्चात ब्रिटिशों ने आधुनिक नौकरशाही, अखिल भारतीय सेवाएं, राजस्व व्यवस्था और रेलवे डाक जैसी संस्थाएं विकसित की। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक, विकेंद्रित और कल्याणकारी लोक प्रशासन की स्थापना हुई। अब हम मारवाड़ी भाषा के अंदर आपको समझाता हूँ कि भारतीय लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। 3 चरणों के अंदर हुआ। पहले प्राचीन काल, जिस समय मौर्य और गुप्त थे, उस समय केंद्रीकरण और भूमिकर व्यवस्था और दंड नीति का प्रावधान हुआ था। और दूसरे मध्यकाल के अंदर हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में केंद्र शासन बना था और अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनी थी। और तीसरा हुआ था ब्रिटिश काल के दौरान, जहाँ से नौकरशाही यानी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब निकली, अखिल भारतीय सेवाएं निकली और रेलवे डाक जैसी संस्थाएं जो निकली थी। अब बात करेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की 2 विशेषताएं लिखिए। 1000% रिपोर्टेड क्वेश्चन एजिटेड आपके एग्जाम के अंदर छप चुका है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी गुलाम प्रशासन की 2 विशेषताएं लिखनी है। पहली है केंद्रीय शासन प्रणाली और दूसरी है शोषण वित्तीय नीतियां, यानी गवर्नर जनरल एवं वायसराय के हाथों में अधिकतम शक्ति थी। पहली विशेषता कौन सी थी कि जो जनरल थे उनके हाथ में अधिकतम शक्ति थी। और दूसरा ब्रिटिश औपनिवेशिक की सबसे बड़ी विशेषता थी कि राजस्व वसूली, स्थायी बंदोबस्त तथा भारतीय उद्योग धंधों का ह्रास यानी शोषणकारी नीति, ठीक है। अब जानते हैं सेक्शन सी का आपका तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के मुख्य कार्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एजिटेड एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष एवं कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। इनके कार्य प्रमुख 2 है, विधायी कार्य और कार्यपालिका। विधायी कार्य के अंदर यह संसद का सत्र बुलाता है, अभिभाषण देता है और विधेयकों पर स्वीकृति करता है। कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब जानते हैं सेक्शन सी का आपका तीसरे क्वेश्चन का तीसरी शक्ति है राज्यपाल की न्यायिक, यानी वो दया याचिका पर निर्णय ले सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को कितनी भी बड़ा सजा हुई हो, वो राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ कर सकता है। चौथा है आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352, 56 और 60 के अंतर्गत देश में आपातकाल की घोषणा है जो राष्ट्रपति कर सकता है। अब बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटेड संसद की वित्तीय समिति है जो महालेखाकार CAG की रिपोर्टों की जांच करती हैं तथा सरकार के व्यय की वैधता और दक्षता का परीक्षण करती हैं, ठीक है। ये लोक सेवा समिति का प्रमुख कार्य है। 5वां क्वेश्चन है, लोक उद्यम से आप क्या समझते हैं? 100% इंपोर्टेंट है। लोक उद्यम वे व्यावसायिक संगठन है, यानी वो औद्योगिक संगठन है जिन्हें सरकार द्वारा स्थापित व नियंत्रित किया जाता है, जैसे भारतीय रेल, पेल, ONGC। इनका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास भी है। मतलब ऐसी चीजें जिनका सरकार का हस्तक्षेप होता है और उनका
साधन कमाने के साथ साथ लोक सेवा भी होता है। ऐसा कार्य को क्या कहते हैं? लोक उद्यमी। राइट। अब आपके सेक्शन ए के छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है उत्तरदायी प्रशासन से आप क्या समझते हैं? 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरदायी प्रशासन वो है जिसमें शासक निकाय, जनता, संसद तथा न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हो। यानी उत्तरदायी प्रशासन किसे कहते हैं? जनता के प्रति संसद और न्यायपालिका उत्तरदायी हो और जवाबदेही हो। ये लोकतंत्र की मूल शर्त है और इसमें पारदर्शिता, नागरिक अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्रमुख साधन है। अब बात करेंगे सेक्शन ए के आपके 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है 1990 के बाद प्रशासनिक सुधारों में से 2 का उल्लेख करना है। यानी सन 1990 के बाद प्रशासनिक सुधार कौन कौन से हुए, निम्न हुए, उनमें से सिर्फ 2 के बारे में आपको बात करनी है। पहला है पंचायती राज व्यवस्था में 73वां व 74वां संविधान संशोधन, और दूसरा सबसे बड़ा सुधार हुआ सूचना का अधिकार 2005 के अंदर अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, इस प्रकार हमने समझे आपके सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन। और अब है लास्ट क्वेश्चन 8वां है भ्रष्टाचार की 2 प्रमुख कारण लिखिए। यानी जो भारत के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है उनके प्रमुख 2 कारण कौन से? पहला है राजनीति और प्रशासन का गठजोड़, यानी राजनीति और प्रशासन का गठजोड़। दूसरा जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव, यानी संसद का, सरकार का जनता के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेही नहीं होना, अभाव होना, ये भ्रष्टाचार की प्रमुख विशेषता है। अब हमने जाना सेक्शन ए के बारे में आपके 8 क्वेश्चन। अब हम जाने वाले सेक्शन बी के बारे में, जो लगभग आपको 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने। प्रत्येक क्वेश्चन 7 अंक का होगा। इनमें से मैं आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगा, इनमें से 4 क्वेश्चन आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और विस्तृत है और सर्वोच्च कानून है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो जानते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज आपके बीए फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से होगी। तो सब्सक्राइब अभी कर लेना। ठीक है, और किस नए टॉपिक पर वीडियो बनाओ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पहली विशेषता है संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक झुकाव, यानी हमारे भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्था, यानी जो संघीय व्यवस्था है उसके साथ साथ एकात्मक झुकाव भी है, जिससे केंद्र को राज्य से अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। यानी राज्य होता है उससे ज्यादा केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। दूसरा है संसदीय प्रणाली। हमारे भारतीय संविधान की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है संसदीय प्रणाली। इसके अंदर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका काम करते हैं। तीसरे न्यायिक स्वतंत्रता, यानी हमारे संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को सबसे बड़ा माना गया है। चौथी सबसे बड़ी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी हमारे संविधान के अंदर सभी को कानून संविधान के अधीन है, यानी जो कानून भी है वो भी संविधान के अधीन ही काम करेगा। और 5वां स्वतंत्र संस्था है, यानी चुनाव आयोग हो गई, यूपीएससी हो गई, एससीएसजी हो गई, ये हमारे संविधान के अंदर इनको स्वतंत्रता दी गई है। और छठा है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। ठीक है, मतलब डीपीएसपी अनुच्छेद 3651। 6 पॉइंट टोटल हमने आपको बताया। 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, जहाँ आप लिखोगे कि भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है, यानी 7 में से 7 नंबर आपको ऐसे मिलने वाला है। अब बात करेंगे आपके सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले निष्कर्ष जान लेते हैं। इस प्रकार संविधान ने भारत में एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था दी है जो लोकतांत्रिक, संघीय, जवाबदेही में कल्याणकारी है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता देता हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे एक हमारा न्यूज़ चैनल होगा भारत गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पर आपको जो भी गवर्नमेंट की नई वैकेंसी लिखती है उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कौन कौन उस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उपयोगिता होती है, क्या क्या योग्यताएं होती है, उन सभी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उससे बड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी भाई लोग हैं घर बैठे महीने क्या 5 से 50,000 रुपये तक कमाना चाहते हैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करके, तो वो मुझे सिंपली व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करना, मैं फुल बिजनेस डिटेल आपको दे दूंगा। या आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भग्गू फैशन करके, आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। दूसरा सेक्शन बी का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख है।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री नीति निर्माण, विदेश नीति, कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता, संसद में नेतृत्व तथा संकट प्रबंधन करता है। मंत्रिपरिषद विभागीय कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भारतीय प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। अब जानेंगे हम आपके सेक्शन सी के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक कर लेना। सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय प्रशासन की समझिए, यानी भारत में वित्तीय प्रशासन की प्रक्रिया है जो आपको समझानी है। वित्तीय प्रशासन में 4 प्रमुख चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला बजट निर्माण, दूसरा बजट की स्वीकृति, तीसरा बजट का क्रियान्वयन और चौथा है आलेखन एवं लेखा परीक्षा। स्टेप बाय स्टेप चारों को जानते हैं। पहला है बजट निर्माण, जो वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों से अनुमान प्राप्त कर बजट तैयार करता है। यानी जो पहला चरण होता है वित्तीय प्रशासन प्रक्रिया का, वो होता है बजट निर्माण, जिसको द्वारा सभी मंत्रालय वित्त मंत्रालय मिलकर मंत्रालयों से अनुमान प्राप्त करता है और एक बजट तैयार करता है। उसके बाद बजट की स्वीकृति, यानी वो बजट संसद में पेश किया जाता है और बहस और अनुमोदन के बाद उसे स्वीकृति मिलती है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है वो है बजट का क्रियान्वयन, नियंत्रक महालेखाकार द्वारा निगरानी, यानी इस बजट को कहाँ कहाँ लगाया जाएगा ये नियंत्रण महालेखा निगरानी करता है। चौथा होता है आलेखांकन एवं लेखा परीक्षा, जिसके अंदर CAG व्यय की जांच करता होती है। ठीक है साथियों, ये होती है भारत में वित्तीय प्रशासन के प्रमुख प्रक्रिया। ठीक है, ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन जनहित में सही ढंग से खर्च होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब हम के सेक्शन बी के आपका चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1000% एजिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो है भारत में लोक कल्याण एवं विकास प्रशासन का निवेचन कीजिए। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना रहा है, जिसके अंदर मुख्य रूप से उन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाई, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी भारत को गरीबी से बाहर निकालने का भी एक इन्होंने योजना चलाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार योजनाएं चलाई। ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी मनरेगा चलाया था। ठीक है, सामाजिक न्याय यानी SC ST OBC को आरक्षण दिया गया था। यह भारत में लोक कल्याण के लिए प्रमुख रूप से चलाई गई योजनाएं थी। अब हम बात करेंगे साथियों आपके सेक्शन सी के 5वें क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं इसका निष्कर्ष। लोक कल्याण प्रशासन का लक्ष्य जनता ही सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना और समता मूलक विकास करना है। यानी लोक कल्याण प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारना और समता मूलक यानी समानता स्थापित करना। ओके राइट। अब बात करेंगे आपके 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनके भी एग्जाम पूरा क्लियर हो सके। पहला बोनस पॉइंट साथियों आपके लिए ये है, ये मॉडल पेपर आपको कैसे मिलेगा। इस मॉडल पेपर की हमने सिंपली कीमत रखी है 99 रुपये, लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ये PDF खरीदते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये PDF मिलेगा ओनली फॉर 49 रुपये में। ठीक है, सेकेंड बोनस पॉइंट क्या है उसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहो। 5वां क्वेश्चन है, उत्तरदायी प्रशासन में नागरिक अधिकारों और सूचना के अधिकारों का महत्व है जो स्पष्ट कीजिए। यानी उत्तरदायी प्रशासन में नागरिक अधिकारों और सूचना के अधिकार का क्या महत्व है वो स्पष्ट करना है। नागरिक अधिकार जैसे मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता लोकतांत्रिक प्रशासन की नींव है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों और निर्णय तक पहुंचने का अधिकार दिया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार घटा है और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही हुआ है। यह है उत्तर प्रशासन नागरिकों के प्रमुख अधिकार और सूचना अधिकार का महत्व। अब बात करेंगे सेक्शन बी का आपका छठा क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार के कारण, परिणाम एवं समाधान पर चर्चा कीजिए। ये कितना परसेंट है? इतना परसेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब एजिटेड एग्जाम के अंदर छप चुका है। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के कारण, परिणाम एवं समाधान पर चर्चा करनी है। सबसे पहले कारण जानेंगे, फिर परिणाम और फिर समाधान। इसके कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक है, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर कानून, पारदर्शिता का अभाव। अब इसके परिणाम क्या निकलते हैं? विकास कार्य बाधित होता है। ठीक है, जनता का अविश्वास होता है और गरीबी व असमानता बढ़ती है भ्रष्टाचार के कारण। इसके समाधान क्या है? एक तो लोकपाल लोकायुक्त की मजबूती, ई गवर्नेंस, नागरिक समाज की भागीदारी, RTI का प्रभावी
उपयोग। अब हम जाना सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन, जो आपको जिनमें से 4 क्वेश्चन एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब सेक्शन ए और बी के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको 500 शब्दों के अंदर इसका उत्तर देना है, ठीक है। टोटल आपको 500 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको एजिटेड है, जो देखने को एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एजिटेड क्वेश्चन आपको एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, उसका विश्लेषण करना है। उत्तर जानते हैं, विस्तृत उत्तर है, आराम से जानते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तृत रूप से निर्धारित किया गया है, जिसमें सरकार को विस्तृत रूप से निर्धारित किया गया है। पूरे कानून संविधान के अंतर्गत रहकर ही बनाए गए हैं। संविधान केवल शासकीय ढांचे को नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। यानी जो संविधान है वो सिर्फ शासन चलाने को ढांचे को निर्धारित नहीं करता है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और उनके हित में बात करता है। पहला है संघीय ढांचा। प्रमुख विशेषता है संघीय ढांचा। भारत एक संघीय देश है, परंतु यहाँ का संघीय ढांचा केंद्राभिमुख है, ठीक है, यानी यूनाइटरी विथ फेडरल फ्यूचर्स। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है राज्यों। यह है संघीय ढांचा। अब बात करेंगे संघीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है। यानी भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये ब्रिटिश सरकार से अपनाई गई है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तीसरी विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता और शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे सही ढंग से न्याय हो सके। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण न्यायपालिका प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा कर सकती है। यानी न्याय के तौर पर न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की समीक्षा कर सकती है। चौथा है लोकतांत्रिक प्रशासन। प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक तत्व प्रशासनिक ढांचे को सामाजिक न्याय उन्मुख बनाते हैं। अब बात करते हैं आपके अगला पॉइंट है 5वां, वो है समान नागरिक सेवा। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS देश को एकीकृत प्रशासन प्रदान करती हैं। राज्य में भी लोक सेवाएं नियुक्त की जाती हैं। छठा सबसे बड़ा हमारा संविधान के अंदर पॉइंट है प्रशासनिक नियंत्रण एवं जवाबदेही। संसद और राज्य विधानमंडल प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG, लोकसभा की लोक लेखा समिति प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है। राइट। निष्कर्ष इसका यह निकलता है साथियों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था एक लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और संघीय रूप में गठित है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाकर रखा गया है। ऑलराइट। इसके बारे में सत्या हमके सेक्शन सी के बारे में पहले क्वेश्चन के बारे में जाना। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख 6 बिंदु × 2 यानी 12 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। एक संक्षेप का मिल जाएगा और एक संदर्भ का मिल जाएगा। टोटल 14 में से 14 नंबर आपके हमने क्लियर है जो कर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी का आपका कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारों की भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो भारत की प्रशासनिक अधिकारी भर्ती होती है और प्रशिक्षण प्रणाली होती है उसका मूल्यांकन करना है। सबसे पहले जानेंगे भर्ती की प्रक्रिया। ठीक है। अभी तक साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एंजॉय द पेपर। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS आदि की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा की जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है। दूसरा है भर्ती के उद्देश्य। सक्षम, योग्य, ईमानदार
और प्रशासनिक दक्षता रखने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा है प्रशिक्षण प्रणाली। चयनित अभ्यर्थियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में संविधान, प्रशासनिक कानून, आर्थिक नीतियाँ, लोक नीति, फील्ड ट्रेनिंग, तकनीकी उपयोग और व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल होते हैं। चौथा है प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। नेतृत्व क्षमता का विकास, लोक हितकारी दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीकी जैसे ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया का प्रयोग। ठीक है, ऑलराइट। अगला पांचवा है कमियां। प्रमुख रूप से इनकी कमियां कौन कौन सी है। पहली है प्रशिक्षण का अधिकार, हिस्सा सैद्धांतिक रहता है, व्यवहारिक कम रहता है। यानी जो प्रशिक्षण का हिस्सा होता है वो संविधान के अनुसार ज़्यादा रहता है लेकिन व्यवहारिक कम रहता है। ग्रामीण वास्तविकताओं से पर्याप्त जुड़ाव नहीं होता है, यानी ग्रामीण लोगों से ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता है। भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रशिक्षण का प्रभाव भी कमजोर पड़ जाता है। निष्कर्षतः भारतीय प्रशासनिक सेवा की भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली लोकतांत्रिक प्रशासन की रीढ़ है। यदि इसमें पारदर्शिता, आधुनिकता, तकनीकी और व्यवहारिकता पर बल दिया जाए तो ये और अधिक प्रभावी बन सकता है। ठीक है, राइट। अब हम जानेंगे आपके सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन। उससे पहले बता देता हूँ दूसरा बोनस पॉइंट आपके लिए ये है कि टोटल आपके बुक के अंदर 19 लेसन है। अगर आप मुझे कमेंट करते हो और मेरे व्लॉग चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हो तो मैं आपके लिए 19 लेसन की समरी ले आऊँगा लाइव के अंदर, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है जो एग्जाम से बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन है प्रशासन पर संसदीय एवं न्यायिक नियंत्रण का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। 100% गारंटी है साथियों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे 14 नंबर का देखने को मिले या 7 नंबर का देखने को मिले, कि प्रशासन एवं संसदीय एवं न्यायिक नियंत्रण का तुलनात्मक विवेचन करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले जानते हैं संसदीय नियंत्रण। संसद प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट। नियंत्रण के साधन प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी समितियां, लोक लेखा समिति, अनुदान की मांग पर चर्चा। अब इसके लाभ कौन कौन से। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही आती है, यानी प्रशासन होता है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। सीमाएं कौन कौन सी होती है इसकी। राजनीतिक दलगत स्वार्थ और विधायकों की उदासीनता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम समझेंगे न्यायिक नियंत्रण के बारे में। ठीक है, न्यायपालिका को संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया है। यदि प्रशासनिक निर्णय संविधान या कानून के विरुद्ध हो तो न्यायालय उन्हें निरस्त कर सकता है। उदाहरण केशवानंद भारती केस और गोलकानाथ केस। अब इसके जानते हैं लाभ। नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है और प्रशासनिक मनमानी नहीं कर सकता है, यानी जो संसद के अंदर सरकार होती है वो मनमानी नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में रहना पड़ेगा। अब इसकी सीमाएं कौन कौन सी होते हैं वो जानते हैं। प्रमुख रूप से इनकी 2 सीमाएं होती हैं। एक तो न्यायिक प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है और दूसरी न्यायपालिका को प्रशासनिक नीति बनाने का अधिकार नहीं है। तीसरा है तुलनात्मक विवेचन। संसद प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रखती है जबकि न्यायपालिका कानूनी और संवैधानिक नियंत्रण। समझने योग्य बात है कि संसद प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रखती है। ठीक है, संसद भवन होता है वो राजनीति पर नियंत्रण रखती है, जबकि न्यायपालिका होती है जो कार्यपालिका कानून बनाती है उस पर नियंत्रण रखती है, संविधान पर नियंत्रण रखती है। संसद का नियंत्रण सामूहिक होता है जबकि न्यायिक नियंत्रण व्यक्तिगत मामलों पर केंद्रित होता है। निष्कर्षतः दोनों प्रकार के नियंत्रण परस्पर पूरक हैं। संसदीय नियंत्रण लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है और न्यायिक नियंत्रण विधि शासन को। राइट। अब आपके सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन है चौथा, उसको समझते हैं। और ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है अब मैं बोल के नहीं बताऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट है और एजिटेड एग्जाम के अंदर चप चुका है। भारत में भ्रष्टाचार के कारण, परिणाम एवं समाधान पर विस्तृत विवेचन करना है। पहले हमने 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर वो समझा था शॉर्ट में, अब समझेंगे विस्तृत के अंदर। सबसे पहले जानते हैं परिचय, यानी व्हाट इज दिस भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। राइट। ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं करता बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को भी प्रभावित करता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे भ्रष्टाचार के कारण।
भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप और संरक्षण, दूसरा है लोक सेवकों की जवाबदेही में कमी, और तीसरा है अत्यधिक लाल फीत सही और जटिल नियम, और चौथा है नैतिक मूल्यों का ह्रास, और पांचवा है आर्थिक असमानता और गरीबी। ये भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण है। राइट, अब हम जानेंगे भ्रष्टाचार के परिणाम क्या निकलते हैं। देखो, सबसे पहले निकलता है परिणाम प्रशासनिक दक्षता का ह्रास होता है, लोक सेवाओं में जन विश्वास की कमी आती है, आर्थिक विकास में बाधा आता है भ्रष्टाचार के कारण, सामाजिक असमानता और अन्याय में वृद्धि होती है, और विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर नकारात्मक प्रभाव है जो पड़ता है भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के समाधान क्या है वो जानते हैं। मुख्य रूप से 4 समाधान है। पहला प्रशासनिक सुधार है, दूसरा कानूनी उपाय है, तीसरा सामाजिक उपाय और चौथा है नैतिक उपाय। स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं। प्रशासनिक सुधार के अंदर पारदर्शिता, सरल प्रक्रिया और ई गवर्नेंस आती है। कानूनी उपाय के अंदर लोकपाल, लोकायुक्त, सतर्कता आयोग, सीबीआई को सशक्त बनाना है। सामाजिक उपाय के अंदर नागरिक जागरूकता लानी चाहिए, मीडिया और सिविल सोसाइटी की सक्रियता है। नैतिक शिक्षा के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में नैतिक मूल्य पर बल दिया जाता है। राइट, अब इसका जानते हैं निष्कर्ष। उससे पहले बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि इसका मैं मॉडल पेपर 2 भी लेके आऊं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर ना निकले, तो मुझे सिंपली आपको कमेंट करना है पेपर 2। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके 19 लेसन की सारांश लेके आऊं तो व्लॉग चैनल पर 100 सब्सक्राइबर करवाओ कंप्लीट, आपके लिए दोनों काम हो जाएगा। जिनको ये PDF चाहिए उनको 99 रुपये में मिलेगा, लेकिन जो इंस्टा पर फॉलो करके आएगा उसको सिर्फ 49 रुपये के अंदर मिलेगा। एंड उसके साथ साथ दूसरा मॉडल पेपर आएगा, अगर आपकी इच्छा रही तो वो भी उनको फ्री में मिल जाएगा। निष्कर्ष, भ्रष्टाचार का उन्मूलन केवल बड़े कानून सुनने से नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक सुधार, नागरिक जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के संयोजन से ही संभव है। और जो साथी बेरोजगार हैं उनके लिए एक माह ऑफर है। घर बैठे आप 3 से 4 घंटे काम कर 5,000 से लेकर 30,000 रुपये पर मंथ तक कमा सकते हो। आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, बिजनेस की डिटेल मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, लव यू माय डियर गाइस।